अब अभी ध्यान देंगे आप लोग, जो चैप्टर 4 है ना, ये चैप्टर है सेंटेंसेस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। मैंने जानबूझ के जो है इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इसके पहले चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है क्लॉज, लेकिन उस चैप्टर को मैंने नहीं लिया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्लॉज को यदि आप पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पे बीच बीच में कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आ रही थी। तो अब हमने ये कोशिश किया कि क्यों ना पहले एक बेसिक हम यहाँ से क्लियर कर लें और फिर उसके बाद हम एक एक पे बारी बारी से जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि जो सेंटेंस है ना, पहले आपने एक सिंपल सा पढ़ा है कि सेंटेंस के 4-5 प्रकार आपने पढ़े। आपने क्या क्या पढ़ा जी? असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव बना पढ़ा, इंपरेटिव पढ़ा, फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी पढ़ा और आफ्लेटिव पढ़ा। ये आपने 5 पढ़े। या कह लीजिए मुख्य रूप से 4 पढ़े। लेकिन वो जो आपने 4 पढ़े थे वो सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर थे। ठीक है, एकदम सिंपल वाले। लेकिन दो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे यदि बात किया जाए, स्ट्रक्चर के आधार पे, तो सेंटेंस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर के बेस पे बात करेंगे, एक हो गया सिंपल, एक हो गया कंपाउंड, एक हो गया कॉम्प्लेक्स। तो इन तीनों में क्या अंतर है और ये तीनों किस प्रकार के सेंटेंस हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये वास्तव में जो आप पढ़ते थे ना सेंटेंस, वो सेंटेंस वास्तव में सिंपल सेंटेंस के चारों प्रकार हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ये 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे गए हैं। हिज करेज वन ओन हिम ऑनर, द मून was bright and we could see our way. Night came on and rain fell heavily and we all got very wet. They rested. चलो ये 5 सेंटेंसेस हैं। अब एक एक को बारी बारी से यहाँ पे रेन एंड मार्टिन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस 1 को आप ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं कि हिज करेज ओन हिम ऑनर। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? हैज ओनली वन सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। आप ध्यान दें, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हिज करेज, और प्रेडिकेट क्या होगा? ओन हिम ऑनर। तो अब यहाँ पे एकदम क्लियर है कि भैया एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। यानी जब आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जहां पे एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, ऐसी कंडीशन में वो सेंटेंस क्या कहलाएगा जी? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। यही बात ध्यान देना है। अब आपने जितने भी सिंपल सेंटेंस, जो भी आपने असर्टिव की बात करते हो, इंट्रोगेटिव की बात करते हो, वो सब इसी के पार्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन यदि सिंपल सेंटेंस की आप बोलोगे तो अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, और अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। या दूसरे शब्दों में कहिए, केवल एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो जब केवल एक फाइनाइट वर्ब की बात होगी तो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस 2। अब सेंटेंस 2 की एनालिसिस करते हैं। जब आप सेंटेंस 2 को देखेंगे, ध्यान दें, जब आप सेंटेंस 2 को देखेंगे तो ये सेंटेंस 2 है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस 2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट में? द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दो जो पार्ट है, दीज टू पार्ट्स आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। तो इन दोनों पार्ट को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हमने क्या देखा कि दो सेंटेंसेस हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को एक कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। अगर आप दोनों पार्ट को अलग अलग एनालिसिस करें, चलो भाई एनालिसिस करते हैं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो जब आप इनको एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हर पार्ट में क्या हो रहा है जी? एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। यानी हर पार्ट के पास अपना सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब दोनों पार्ट के पास अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ईच पार्ट इज देयरफॉर अ सेंटेंस। इसलिए हर पार्ट को आप सेंटेंस बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि ये दोनों एक कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हैं, तो आप कह सकते हैं कि हर पार्ट तो सेंटेंस है, लेकिन साथ ही साथ विच इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। लेकिन ये साथ ही साथ एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है।
तो अगर अलग अलग देखेंगे तो ये सेंटेंस है, लेकिन जब एक में आप देखोगे तो ये दोनों एक बड़े सेंटेंस के पार्ट हैं। तो इसलिए आप इनको क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ईच पार्ट इज व्हाट वी कॉल अ क्लॉज। तो इसलिए जो ये अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी एक पूरा पूरा ये सेंटेंस हो गया, एक बड़ा सेंटेंस हो गया, उसमें जो दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आ रहे हैं जो कि सेंटेंस जैसे हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ रहा है। तो किसी बड़े सेंटेंस के अंदर यदि कंजंक्शन से लग के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जितने भी स्ट्रक्चर मिलेंगे उन्हें आप क्या बोलोगे जी, क्लाज बोलोगे। अब ये क्लाज कौन सा क्लॉज है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा कंजंक्शन लगा है। तो क्योंकि यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है, और इसी वजह से ये क्लॉज क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिन एंड मार्टिन अपनी लैंग्वेज में इसके लिए और क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो यस, तो यहाँ पे क्या ये बता रहे हैं कि जो दोनों पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को आपने क्या बोला जी, क्लाज बोला। वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लाज मेक्स गुड सेंस। अब देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि अगर आप दोनों क्लाज को ध्यान से देखो तो ये दोनों क्लाज क्या हो रहे हैं, अपनी मीनिंग दे पा रहे हैं, मेक गुड सेंस। द मून वॉज ब्राइट, मून ब्राइट था, वी कुड सी आवर वे, दोनों सेंटेंस अपनी मीनिंग खुद से दे सकते हैं बाय इटसेल्फ, एंड हेंस कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस। और इस तरह ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ईच क्लास इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट, और इस तरह चूंकि कंप्लीट है तो हर क्लास को आप क्या क्या बोल सकते हो जी, इंडिपेंडेंट बोल सकते हो आप द अदर, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र है, या फिर सेम ऑर्डर के हैं या सेम रैंक के हैं। और इसी वजह से इनको आप प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्लॉज आपके प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहलाएंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे आगे ध्यान दीजिए कि अ सेंटेंस सच एज द सेकेंड which is made up principal or main class is called compound sentence, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें क्या होता है, दोनों क्लास दोनों जो स्ट्रक्चर हो वो कैसा हो जी, वो इंडिपेंडेंट क्लास का हो, प्रिंसिपल क्लास का हो, मेन क्लास का हो। ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस बनेगा उसे आप कंपाउंड सेंटेंस। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें सभी को क्लियर हो रही हैं कि जब ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए जिसमें दो छोटे छोटे सेंटेंस जैसे स्ट्रक्चर हो जिनको हम क्लास बोलते हैं, और ये दोनों अपनी मीनिंग दे पाने में सक्षम हो अलग अलग, तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस बनेगा दैट विल बी कॉल्ड कंपाउंड। अब ध्यान दीजिए, अब तीसरे वाले सेंटेंस पे आते हैं। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं तीसरा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे आप तीसरा सेंटेंस ऊपर फिर जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, तो आप लोग अपने बुक में फिर ध्यान दें। जब आप तीसरे सेंटेंस पे जाएंगे तो तीसरा सेंटेंस में क्या हो रहा है जी, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री क्लासेस, ये इसमें तीन क्लास है, और ये तीनों क्लास कैसे हैं जी, सेम ऑर्डर या रैंक के हैं। इन अदर वर्ड्स सेंटेंस थ्री कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। जो सेंटेंस थ्री है इसमें तीन प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है, ठीक है। कौन कौन से हैं जी, नाइट केम ऑन, रेन फेल हैवीली, और तीसरा क्या है, वी ऑल गॉट वेरी वेट। ये तीनों जो सेंटेंस हैं ये तीनों अपनी अपनी अलग अलग मीनिंग दे पाने में सक्षम है, ठीक है। तो सच अ सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको भी आप क्या बोलोगे जी, कंपाउंड सेंटेंस। तो अब इससे आपको क्या पता चला, देखो अब डेफिनेशन पे आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मोर क्लास मेन क्लासेस। तो अब एकदम क्लियर मेरे ख्याल से आप सभी को हो गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस भैया क्या है, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, तीन चार पांच चाहे जितने हो जाए, अगर सारे उसमें जो क्लाज हैं वो सारे क्लाज प्रिंसिपल या मेन क्लाज हैं तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। आगे देखिए भैया, नोट करके क्या बताना चाह रहे हैं रेने मार्क। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि द टर्म डबल इज नाउ यूज्ड फॉर अ सेंटेंस विच कंसिस्ट, देखो डबल वर्ड को ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि जो डबल वर्ड है इससे आप क्या समझोगे
इससे क्या होगा जी, विच कंसिस्ट टू प्रिंसिपल आर मेन क्लासेस एंड द टर्म मल्टीपल इज फार मोर देन टू प्रिंसिपल। यानी अगर आपको डबल की बात की जाए तो डबल का मतलब तो ये तो आप सभी को पता है, मल्टीपल का मतलब तो दो से ज्यादा हो। कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सेंटेंस 4 को समझते हैं। जब सेंटेंस 4 को आप बात करेंगे तो सेंटेंस 4 है कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब ध्यान देना है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये भी दो पार्ट से बना हुआ है। पहला पार्ट क्या है जी, दे रेस्टेड, और दूसरा पार्ट क्या है, व्हेन इवनिंग केम। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ईच पार्ट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अगर हर पार्ट को ध्यान दें तो हर पार्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपने खुद कहेंगे और फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस, और एक बड़े सेंटेंस के पार्ट भी हैं दोनों। तो इस तरह क्या कहलाएंगे जी, क्लॉज कहलाएंगे। क्लॉज के लिए सिंपल सी बात है कि बड़े सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बनना चाहिए, ऐसी कंडीशन में ये क्लॉज कहलाएगा। हम और ज्यादा क्या नोटिस कर रहे हैं, वी फर्दर नोटिस दैट द क्लास दे रेस्टेड, ये जो दे रेस्टेड वाला क्लास है, मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ। ये तो भैया अपने आप का मीनिंग निकाल ले रहा है, दे रेस्टेड ओके ठीक है भैया, उन्होंने रेस्ट किया, मीनिंग निकाल ले रहा है। एंड हेंस कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, इसलिए खुद के द्वारा भी अपनी मीनिंग दे सकता है, इंडिपेंडेंट है, एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इट इज देयरफॉर कॉल्ड प्रिंसिपल एंड मेन क्लास, इसलिए इसको प्रिंसिपल एंड मेन क्लास बोलेंगे। लेकिन जब दूसरा वाला जो क्लास है, व्हेन इवनिंग केम, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है? ये बिल्कुल कंप्लीट, कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, ये खुद के द्वारा स्टैंड नहीं हो सकता, यानी इंडिपेंडेंट खुद नहीं हो सकता। एंड कैन नॉट मेक गुड सेंस, और गुड सेंस नहीं कर पा रहा है। इट इज डिपेंडेंट ऑन क्लॉज दे रेस्टेड। और अगर देखा जाए तो ये जो पहला वाला क्लास है, मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास, दे रेस्टेड, उस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट, और इसलिए इसे आप क्या बोलोगे जी, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बहुत क्लियर है, आप सभी ने सुना होगा कि ये उनके सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट का मतलब उनसे जूनियर है या उनके अंडर में काम करते हैं। अगर आप ध्यान दें कि जो व्हेन इवनिंग केम है, ये कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट है दे रेस्टेड का। इसकी मीनिंग पूरी तरह से डिपेंड करती है दे रेस्टेड पे। और इसी वजह से ये क्या हो गया, ये जी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट हो गया दे रेस्टेड का। और इसी तरह से जो अब इस तरह का क्लास कहलाएगा वो सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। और जो इनसे बनने वाला सेंटेंस, सेंटेंस विच, ठीक है, सच एज द फोर्थ, ये जो चौथा प्रकार का सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस को आप क्या बोलते हो जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलेंगे जहां पे आपको एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस 5 को समझते हैं, जो सेंटेंस 5, ये क्या है जी, ये क्या बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ 3 क्लॉजेस। अब सेंटेंस 5 को आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3 क्लॉज मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए। पहला क्या है, अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो लिखा है एज द बॉक्सर एडवांस्ड, ठीक है, इनटू द रिंग, द पीपल सेड दे वुड नॉट अलाउ हिम टू फाइट, देम टू फाइट। अब ध्यान दीजिए, इसको इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। द पीपल सेड एक पार्ट हो गया, एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग दूसरा पार्ट, और तीसरा दे वुड नॉट अलाउ देम फाइट। अब अगर ध्यान दें तो इसमें ये जो बाद वाले दो सेंटेंस है ना, ये खुद की मीनिंग दे नहीं पा रहे हैं। एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग, ये अपने आप में कंप्लीट ही नहीं मीनिंग दे पा रहा है। दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, यहाँ भी इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है। तो द पीपुल सेड, केवल यही वाला कंप्लीट है, जो कि अपने आप में एक मीनिंग कुछ दे पा रहा है। तो अब ध्यान दे, सच अ सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे भैया जी, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज, उसमें एक मेन क्लॉज होगा, एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आपके सामने क्लियर है। अब यहाँ पे 28 में ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है, लुक एट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस एंड नोटिस द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल रैंक। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना, यहाँ से रेन एंड मार्टिन, चूंकि अभी जब आगे आप पढ़ोगे ना तो आपको जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज पे तो खूब मिलेंगे,
लेकिन आपके कोऑर्डिनेट क्लास पे जो है ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बात अभी आप लोग एक हल्का सा ध्यान दो, और फिर हम एक अलग एक्सरसाइज पे चलेंगे जहां पे कोऑर्डिनेट क्लास को और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 28 को ध्यान दें। लुक एट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस। ये जो फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इन्हें ध्यान से देखें। नोटिस द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइनिंग क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप ध्यान दीजिए जो इक्वल रैंक के क्लॉजेज को जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ ध्यान दे, आई शैल डू इट नाउ और, तो यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखाई दिया और। ही गेव देम नो मनी नॉर, ध्यान देना है। ही थ्रू द स्टोन बट he neither obtained success nor deserved it. He is either mad or I both thanked him and rewarded him. तो ये जो आपको दिख रहे हैं कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के कंजंक्शन है। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे और डीपर लेवल पे हम चलते हैं। और क्योंकि आपने देखो सिंपल तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो यहाँ कोई बहुत दिक्कत है नहीं। अब आपको क्या पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है, कंपाउंड सेंटेंस डीपर लेवल पे। और क्या पढ़ना है जी, कॉम्प्लेक्स। अब हम इनका सब डिवीजन करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक बेसिक हमने इंट्रोडक्शन कंपाउंड सेंटेंस का ले लिया है कि कंपाउंड सेंटेंस में हमें क्या मिला जी। कंपाउंड सेंटेंस में हमें दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस मिल रहे हैं, दो इक्वल रैंक के क्लॉजेस मिल रहे हैं जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा। एक बेसिक आइडिया हमारे पास है। हम आगे देखेंगे कि भैया ये कौन कौन से कंजंक्शन हैं, इनका नाम क्या है, ये किस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं। आप लोग अपने बुक में अब जाएं और बुक में खोलेंगे चैप्टर 13। हमें ऑडिबल टू एवरीवन, चैप्टर 13 पे आप लोग आ जाएं। यस सर। अभी तक जितना बताया इसमें किसी को डाउट है जी? क्लियर है सभी को ना एकदम 100%? यस सर। यस सर। बहुत सी चीजें आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, बार बार रिपीट ही हो रहा है। अब थोड़ा सा हम और डीपर लेवल पे आएंगे और चैप्टर 13 आएंगे और इसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, चैप्टर 13। मुझे भी जाना पड़ेगा, एक सेकंड। ध्यान दें, चैप्टर 13 ये क्या बोल रहा है जी। चैप्टर 13 ये आपसे बोल रहा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, यानी आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलो। तो मैंने कहा ना कि मैं इस हिसाब से चीजों को कनेक्ट करना चाहता हूँ कि अब की बार पढ़ो तो भूलो ही नहीं। तो जब आप बात करेंगे, अब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में जब बदलेंगे तो डीपर लेवल पर चीजों को आप सीखेंगे, क्योंकि सीख नहीं पाएंगे तो बदल नहीं पाएंगे। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सेंटेंसेस में बी कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस बाय यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब भी आप दो या दो से अधिक सिंपल को कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करना। ठीक है जी। अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। इसको मैंने जब मैं हाई स्कूल इंटर में बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने एक फार्मूला बनाया था, आई फार्मूला। इससे आप इसे याद रख सकते हैं। देखो जी, सी फॉर क्यूमुलेटिव, ए फॉर एडवर्सेटिव, आई, फिर ए फॉर
अल्टरनेटिव, आई फॉर इलेट। ठीक है, अब एक एक को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो टाइप है क्यूमुलेटिव, इसके एग्जाम्पल को देखिए आप। सबसे पहला सेंटेंस है, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा, करना है। नाइट केम ऑन, द रूम ग्रीव डार्क। रात आई और रूम में अंधेरा छा गया। अब इनको जोड़ना है तो आपने क्या बोला, रात आई और रूम में अंधेरा छा गया, तो नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। यानी आप इसमें क्या पा रहे हैं कि एक इंफॉर्मेशन में दूसरी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। ठीक है, फिर इसी प्रकार ही इज अ फूल, ही इज अ नेव, यानी वो फूल है और क्या है, वह जो नेव है। अब नेव का मतलब दुष्ट, चतुर, जो भी समझिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको एंड के द्वारा जोड़ा जाए, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन में दूसरी भी इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है। तो ही इज अ फूल एंड अ नेव। अब इसको और भी तरीके हो सकते हैं, आप क्यों एंड ही एंड बार बार लगाओगे, और भी तरीका हो सकता है जोड़ने का। तो दूसरा तरीका है कि ही इज अ बोथ अ फूल एंड अ नेव। तो यानी एक तो एंड का प्रयोग आपने किया, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बोथ और एंड का प्रयोग कर सकते हैं, बोथ एंड। और तीसरा क्या तरीका हो सकता है जी, तीसरा तरीका हो सकता है नॉट ओनली बट आल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बट आल्सो वाला आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो ही इज नॉट ओनली अ फूल बट आल्सो अ नेव। ये तीसरा तरीका है, नॉट ओनली। चौथा क्या है जी, एज वेल एज। ही इज अ फूल एज वेल एज अ नेव। एक चौथा भी तरीका है, एज वेल। ठीक है, तो ये चार तरीके से आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है यही फोर है जो आपके एग्जाम के हिसाब से आते हैं, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज और एंड। ठीक है, तो ये कंजंक्शन है जो क्यूमुलेटिव का काम करता है। तो मेरे ख्याल से क्यूमुलेटिव में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। यस सर। अब दूसरे टाइप पे आते हैं जिसका नाम है एडवर्सेटिव। ठीक है जी, एडवर्सेटिव में क्या होता है, एडवर्सेटिव में दो विपरीत प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक दूसरे से उल्टी परिस्थितियां होती हैं। तो जब ये कंडीशन होता है तो एडवर्सेटिव, एडवर्स आप समझते हैं ना, विपरीत कंडीशन के लिए यूज होता है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे आपने बोला ही स्लो, ही श्योर। तो एक है स्लो और एक है श्योर, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है। अगर कोई व्यक्ति स्लो है तो श्योर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशन है कि ही स्लो बट ही श्योर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आपको बट का, तो जब ऐसी कंडीशन हो कि जो पूरी एक तरह से अपोजिट ना हो, थोड़ी भी हो या पूरी हो, तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हैं ये आप जान लीजिए। कौन कौन से हैं जी, बट है, स्टिल है, एट है, नेवरथलेस है, हाउएवर है। ठीक है, ये मेजर है, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में कनेक्ट करना था इसलिए इसने लगभग सारे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन दे दिए हैं जो जरूरत की चीजें हैं, तो अक्सर जिनसे एग्जाम में आते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपने देखा बट का यूज, फिर आगे आई वॉज एनॉयड, आई केप्ट क्वाइट, मैं गुस्सा था और मैं क्या हुआ जी, मैं शांत रहा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं गुस्सा था फिर भी मैं शांत रहा। ठीक है, गुस्से में आदमी कुछ उल्टा पुल्टा कह देता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, लेकिन इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो नेचर के विपरीत काम है, इसलिए क्या हो गया जी, एडवर्सिटी हो गया। आई वॉज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। ही फेल्ड, ही परसिवर्ड। ठीक है, परसिवर्ड मतलब फिर से भी, लगातार, फिर से, जैसे कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए फिर भी आप उसमें धैर्य न खोए, लगातार लड़ाई लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, ही फेल्ड नेवरथलेस, ही परसिवर्ड, उसके बावजूद भी वो लगातार लगा रहा। ठीक है, तो नेवरथलेस का प्रयोग हो गया। तो ये जितने भी कंजंक्शन है ना, एज पर सिचुएशन आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके क्या हो गए जी, ये आपके एग्जांपल्स हैं एडवर्सिटी। ठीक है, बाकी हम और आगे सीखेंगे जब चीजों को कनेक्ट करेंगे। तो ये दूसरे प्रकार का था, ये भी बहुत कठिन नहीं था, बस इनको आप याद कर लीजिए, बट स्टिल एट नेवरथलेस हाउएवर। ठीक है, ये और एक लास्ट में ओनली भी है। ठीक है, इसको भी याद करना है।
तो ये सारे आप याद कर लेंगे। अब आते हैं तीसरे प्रकार। जो तीसरे प्रकार का कंजंक्शन है वो कौन सा है जी? काई फार्मूला बताइए। तो अब तीसरा जो है वो है अल्टरनेटिव। वो क्या है जी? अल्टरनेटिव। तो जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि जब चॉइस की बात आएगी, जब चॉइस की बात आएगी तब इसका आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे जी? जैसे आपने बोला मेक हैस्ट यू विल बी लेट, जल्दी करो अदरवाइज तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे और का प्रयोग किया गया, या तो जल्दी कर लो या तो फिर लेट ही हो जाओ, दो में से एक हो जाए भैया। तो चॉइस तुम्हारे पास है, कम इन गो आउट, या तो अंदर आ जाओ या तो भैया बाहर चले जाओ, ये भी तरीका है। आइदर कम इन आर गो आउट, ठीक है, तो आइदर आर का प्रयोग कर लो, आर का प्रयोग कर लो, तो ये चॉइस की बात करता है। डू नॉट बी बार्बर, डू नॉट बी लेंडर, डू नॉट बी बार्बर, ठीक है, और लेंडर, बी नाइदर अ बार्बर नॉर लेंडर। तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग इस तरह किया जाता है जहां पे चॉइस की बात होती है। और मुख्य रूप से कौन कौन से अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं जी? तो ये एक होता है आइदर आर, आइदर नॉर और नॉर। ठीक है, बस ये चार आपको याद रखना। ठीक, इन्हीं का प्रयोग हम नॉर्मली करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और आइदर आर, नाइदर नॉट, ठीक है, या नो, ठीक है, इनका प्रयोग आप। सबसे लास्ट में चलते हैं, सबसे लास्ट प्रकार। देखो ये जो सबसे लास्ट प्रकार है आई, ठीक है, आई का, उसको बोलते हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब होता है परिणाम, ठीक है, जहां पे किसी निष्कर्ष की बात हो, रिजल्ट की बात, परिणाम की बात हो, वहां पे elective। जैसे ही वॉज ऑब्स्टिनेट, ही वॉज पनिश्ड। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, वह जिद्दी था, उसे पनिश किया गया। तो सीधी सी बात है भैया, जिद्दी हो तो उसका परिणाम क्या मिलेगा? उसके बदले में आपको सजा दी जाएगी, दंड दी जाएगी। तो ही वॉज ऑब्स्टिनेट, ठीक है, देयर फोर ही वॉज पनिश्ड, ठीक है, वह जिद्दी था इसलिए उसे क्या किया गया? पनिश किया गया। आई कैन नॉट सी, इट इज वेरी डार्क। तो मैं देख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डार्क है, ठीक है, फॉर इट इज वेरी डार्क, ठीक है, इट इज रेनिंग हैवीली, आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी, ठीक है, तो चूंकि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो मैं अपने साथ क्या लूंगा जी? अम्ब्रेला लूंगा। तो इट इज रेनिंग हैवली, रेनिंग हैवली, सो आई विल टेक अम्ब्रेला विद मी। तो आपने देखा कि यहाँ पे किसका किसका आपने प्रयोग किया? देयरफॉर, फॉर, सो, ठीक है, ये मेजर वाले हैं, इनके साथ आपने प्रयोग किया। आपने बिकॉज का प्रयोग नहीं किया। आप लोग कुछ चीजें ध्यान दिया करें, कंपेयर भी क्या करें। यहाँ पे आपने बिकॉज का प्रयोग नहीं किया, आपने एज का प्रयोग नहीं किया। ये सब जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग करनी। तो इसीलिए अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपको आगे बहुत फायदा होगा। क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मुख्य रूप से कंजंक्शन का ही अंतर होता है। अगर आप कंजंक्शन पकड़ लेंगे तो फिर बहुत आसानी से चीजों को कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा सारे प्रकार के कंजंक्शन को, ये फार्मूला के हिसाब से आपने सारे कंजंक्शन को देख लिया। और इसीलिए ना, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, तो बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए कि सबसे आसान वाला कौन सा कंजंक्शन है भाई, तो सबसे आसान वाला कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है। और सबसे आसान वाला सेंटेंस की बात किया जाए तो भाई कंपाउंड सेंटेंस ही है। आगे जब आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझ लेना है, फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, कंजंक्शन विच एक्सप्रेस एन इन्फरेंस आर कॉल्ड इलेक्टिव, ठीक है, तो इन्फरेंस यानी पर्पस पता चले, परिणाम पता चले, तो आपका इलेक्टिव। यहाँ पे ध्यान दें, अब्दुल इज इल, ही कैन नॉट स्टडी, ही अटेंड्स स्कूल, ठीक है, ही स्टिल अटेंड स्कूल। तो अब्दुल इज इल एंड कैन नॉट स्टडी, ठीक है, एट ही स्टिल अटेंड्स स्कूल, ठीक है। He saw the boy in the street. He stopped to speak to him. He gave him a rupee. तो यहाँ पे ध्यान दें, seeing the boy in the street, he stopped to speak to him and gave him a rupee। ये बस आपको दो एग्जाम्पल क्या दिया दिया गया है,
ये आपको बताया गया है कि किस प्रकार दो से ज्यादा सेंटेंस भी आएंगे तो उनको भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब आप एक तरह से देख लो, तो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग बहुत अच्छे से ऊपर तक देख लिए हैं। अब मुझे जल्दी जल्दी मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा, मुझे वो बताइए, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। और मैंने बहुत कम समय में, चूंकि आप लोगों ने बोला नहीं तो मुझे बहुत कम समय लगा, मैंने बहुत सी चीजें आपको बता दी हैं। अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए आप लोग, जब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कितने प्रकार हैं जी, जल्दी से बोलिए। 4 sir, 4 types. 4 है। सबसे पहला प्रकार बताइए। Sir, cumulative, क्यूमुलेटिव। दूसरा adversative, Adversative. alternative, और इलेटिव चौथा। बहुत अच्छा। तो क्यूमुलेटिव के मुझे कंजंक्शन बताइए कौन कौन से हैं। फास्ट। sir, and both and not only not but only but also also as well as. बहुत अच्छा। एडवर्सेटिव का बताइए। Sir, but still, nevertheless, however, only, yet. बहुत अच्छा। इसका बताइए अल्टरनेटिव का। आइदर आर नीदर नॉर। और नॉर इल्स लिख लीजिए, और ठीक है, इल्स भी लिख लीजिएगा, इल्स भी इसी में आता है। ठीक है, इल्स। अच्छा, अब आगे बढ़िए, रिलेटिव में बताइए। सो So, therefore therefore, for for, so. तो अब ये मेजर हैं, बस इनको अब देखो हमारे सामने क्या हो गया कि अब हम थोड़ा डीपर लेवल पे देखेंगे, जब हम दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं? कुछ को करते हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आपके सामने सेंटेंस देखिए, ही डज वेल। यहाँ पे क्या है जी, एक्सरसाइज 95 पे आइए, और क्या बोल रहा है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस को आपको कंपाउंड में बदलना है। अब आप लोग जल्दी जल्दी जो है 2 मिनट का समय लीजिए, और आप ये डिसाइड करिए कि भैया कौन से कंजंक्शन का हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले ये सोच लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। फर्स्ट में क्यूमुलेट, फर्स्ट में एडवर्सेटिव लग रहा है, बट अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग को मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी से 5 बना लो। ये आपको सेंटेंस लिखो या ना लिखो, कम से कम इतना जरूर सोच लो कि पहले वाले में कौन सा कंजंक्शन का टाइप लगे, कौन सा कंजंक्शन लगे। इतना जल्दी से सोचो, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में रफली नोट कर लो, फिर मैं पूछता हूँ तुम। जल्दी जल्दी करिए आप लोग। आप लोग क्लास 12th में फिर से हम लोग पहुंच रहे हैं। बताइए जी, क्या सोच रहे हैं, पहले वाले में क्या करें? क्यूमुलेटिव ओनली ओनली कैसे होगा नहीं, बताइए। एडवर्सेटिव है सर, सॉरी सर, मुझे एडवर्सेटिव लग रहा है। ही डज वेल बट ही इज नर्वस एट द एडवर्सिटी स्टार्ट। है सर। हाँ, पहली बात तो बिना सोचे समझे आप एडवर्सेटिव बोल दो। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग थोड़ी विपरीत सिचुएशन है। वो अच्छा करता है, लेकिन वो स्टार्ट में नर्वस होता है। तो एक दूसरे को साथ ऐड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अलग प्रकार से चीजों को कनेक्ट हो रहा है। तो क्या होगा, ये तो तय है कि ये एडवर्सेटिव। ठीक है, अब इसमें कंजंक्शन कौन सा, क्युमुलेटिव भी हो सकता है सर, कैसे बताएंगे? जैसे हम सॉरी सर एडवर्सिटी भी होगा सर। हाँ तो बिल्कुल। यहाँ एट भी लग सकता है क्या सर, जैसे ही डज वेल एट ही इज नर्वस एट स्टार्ट।
बिल्कुल लगा सकती हैं, ठीक है। देखिए आप हाउ एवर का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एट का प्रयोग कर सकते हैं, ली का प्रयोग कर सकते हैं। ही डज वेल, ठीक है। हाउ एवर ही इज नर्वस एट द स्टार्ट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है कि क्या आप कंजंक्शन पहचान पा रहे हैं कि नहीं, तब आप कर पाएंगे। जो यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा वो ओनली होगा, ठीक है। लेकिन बाकी भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मुख्य रूप से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि नहीं कौन सा कंजंक्शन लग रहा है, ये चीज कोऑर्डिनेटिंग है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग में भी कौन सा टाइप है चार में से। तो अगर चार में से एक पहचान लेंगे तो काम आपका आसान हो गया। चलो दूसरे पे आते हैं। द वे वाज लॉन्ग, क्यूमुलेटिव cumulative एंड हाँ क्यूमुलेटिव है क्योंकि चीजें ऐड हो रही हैं। रास्ता लंबा था और विंड जो थी वो कोल्ड थी, ठीक है। तो एंड का प्रयोग कर लीजिए, बहुत सही। तीसरा बताइए जी, इट इज रेनिंग है। इलेटिव Sir, इलेटिव relative so So या I will therefore take. हाँ थोड़ी देर पहले ही आपने ऊपर पढ़ा इस तरह का एग्जाम्पल, है ना। तो ठीक है, सो का प्रयोग करिए, देयरफॉर का प्रयोग करिए, ठीक है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे। चौथा जी, द हार्वेस्ट adversative, sir. adversative Sir, adversative but का क्यूमुलेटिव नहीं, हाँ एडवर्सेटिव adversative है sir, but बिल्कुल बिल्कुल जो है ये एडवर्सेटिव है, क्योंकि जो हार्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा है और लेबरर्स बहुत कम है। तो मैंने बोला ना, थोड़ी भी अपोजिट वाली सिचुएशन आएगी तो आप एडवर्सेटिव का प्रयोग। पांचवा आ जाइए, इट वाज ए So स्टॉर्मी same. नाइट। adversative sir. Still का use कर सकते हैं। It was a stormy night, बिल्कुल still we बिल्कुल ventured. बिल्कुल, बहुत सही। स्टिल, एट, दोनों किसी का पर भी प्रयोग कर सकते हैं। इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट, बहुत ही स्टॉर्मी नाइट थी, फिर भी क्या हुआ, ही वेंचर्ड आउट। मतलब नॉर्मली अगर स्टॉर्मी नाइट होगी तो आप बाहर नहीं जाओगे ना, लेकिन फिर भी वो बाहर गया, तो हम लोग बाहर गए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि Yet. ये 6 नंबर पे आइए। so फुटबॉल इज अ elative विगरस एंड हेल्थी गेम, एवरी बॉय शुड प्ले इट। Yes elative sir, elative sir. Sir, So- relative देखो जब एक इन्फ्लुएंस आए, एक से दूसरे में कुछ परिणाम नजर आए, जैसे फुटबॉल भैया कैसा है जी, विगरस एंड हेल्थी गेम है, और इसलिए क्या होना चाहिए, हर बच्चे को खेलना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे एक परिणाम की बात आ रही है, तो इसलिए रिलेटिव हो जाए, ठीक है। बहुत सही, आगे बढ़िए। 7 नंबर बताइए, ही इज फुलिश, ही इज आल्सो ऑब्स्टिनेट। Sir, cumulative है, not only but also Cumulative. भी use होता है। यस, नॉट ओनली बट आल्सो। तो अब आप जो है मुझे कौन यूज, दीपक जी यूज करके बताइए, कैसे यूज करेंगे जी दीपक जी, इसको बताइए यूज करके। दीपक जी हैं क्लास में, बोलते नहीं है, ठीक है। Sir, अच्छा, और एक मिनट रुक जाओ अनुपमा, और लोग को भी मौका दीजिए। चलिए गुलाब जी बोलिए, Yes, sir. बोलिए। He is not only foolish but also obstinate. बहुत सही बहुत सही, तो ये हो गया। अच्छा अनुपमा, आप बोथ एंड से बनाइए। both ends से, okay sir. हम्म। He is both foolish and obstinate. तो अब सबको समझ में आ रहा है जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इज इट क्लियर। यस सर Yes, sir. 8 नंबर पे आइए। देखिए हम लोग इंटर में चले गए, सिंथेसिस कर रहे हैं। अब हम लोग ना मतलब कंपाउंड जो सेंटेंस है बहुत डीपर लेवल पे सीख रहे हैं, ठीक है। अब कभी भूलेगा नहीं, हम सीधे कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं। आई एम इन द राइट, यू आर इन द एडवर्सेटिव बट But you Adversative, are. but Adversity. बहुत सही बहुत सही। अब देखो आप लोग तुरंत पहचान ले रहे हो, कितना फास्ट काम कर रहे हो आप लोग। 9 नंबर बताओ क्या है, वी कैन ट्रेवल बाय लैंड, वी कैन ट्रेवल बाय वाटर। sir, cumulative cumulative. बिल्कुल, दो Cumulative चीजें and ऐड हो रही हैं भाई, हम लैंड से भी ट्रेवल कर सकते हैं और वाटर से भी ट्रेवल कर सकते हैं by ना। water. Sir, we can use as well as. We can travel by land as well as by water. वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे जब एक में कई प्रकार के कंजंक्शन है, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही कंजंक्शन से बनेगा। आप जो भी वहां पे चाहें उसके हिसाब से उसमें से कोई भी कंजंक्शन ले सकते हैं। yes, sir. आगे ध्यान दीजिए, द ट्रेन वाज रेग्ड, नो वन वाज हर्ट। ठीक है, ट्रेन Yes Sir, sir. but एक्सीडेंट। Adversative है, the train was wrecked, adversative yet no one was hurt. yet Yet no one was adversity. yet and but
बहुत सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एट का प्रयोग करिए, सर एट एट का यूज करेंगे कि बट का यूज करेंगे? बट का यूज करिए। कोई देखो, मैंने बोला ना कि पहले आप कंजंक्शन टाइप पहचानो, फिर उसमें से कोई भी ले लो एज पर सिचुएशन। यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से अभी आप पहले ये जानो कि चार जो प्रकार हैं वो किस वाले में जा रहा है, वहां चले गए तो आप काम कर लिए काफी हद। चलो नेक्स्ट आ जाइए, 11 नंबर। द पेपर इज गुड, द बाइंडिंग इज वेरी बैड। ये तो समझ एडवर्सेटिव, बट adversative, adversative but, Yes, बहुत सही। We must hasten, the robbers will overtake us. ये बहुत सर अच्छा है। इलेटिव, we must happen इलेटिव सर, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव सर, ये अल्टरनेटिव है। रीजन क्या है? alternative. Yes, दो sir. में से सर एक काम और होना लगेगा। है। और yes. लगेगा। या तो भैया हम जल्दी करें, या तो फिर हमें जो रॉबर्स लूट ले, दो में से एक काम करना है हमें। तो ये आपका अल्टरनेटिव होगा, alternate, ठीक है। सोच लो। तो ये जो है आप और का यूज करेंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 आ जाइए। इसमें क्या है? The prince इलेटिव, married- क्यूमुलेटिव, Cumulative. क्यूमुलेटिव And- सर, मुझे एंड इलेटिव लग रहा था। क्यूमुलेटिव है। रीजन क्या है? क्योंकि एक के बाद दूसरी चीज बढ़ेगी। क्यूमुलेटिव में मतलब आप उसको, जो भी चीजें हैं वो ऐड होती हैं। सर ब्यूटीफुल सो नहीं लगा सकते? द प्रिंस मैरिड द ब्यूटीफुल प्रिंसेस सो दे लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर। जरूरी है ब्यूटीफुल लोगों से शादी करोगे तो खुशी रहोगे? ये रहोगे। हाँ? सर इसमें तो सर हम पूछ रहे थे। ये बताइए, जितने ब्यूटीफुल लोगों से शादी की हम खुश हैं अपनी जिंदगी में? मतलब ऐसा धोखा नहीं है। मिलेगा, धोखा। हाँ, तो इसलिए जो है इस ये वाले चक्कर में न पड़े आप लोग। देखिए, जिस चीज में गलत निष्कर्ष भी निकल सकता है, जिसमें गारंटी नहीं ले सकते, उसमें न जाए, है ना। तो ये एंड लगाइए, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर। the river is deep and सर इलेटिव है 14। Relative therefore. हाँ, इलेटिव, क्योंकि भाई दीप So- और स्विफ्ट है तो भाई डर लगेगा, उसका परिणाम क्या होगा कि आप उसमें भाई डरोगे, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे 14 वाला क्या हो जाएगा जी? ये इलेटिव हो। नेक्स्ट 15 पे आ जाइए। He was fined, he was sent to prison. क्या होगा? क्यूमुलेटिव सर, Cumulative not only but also. हाँ, तो बताइए जी राजकुमार जी, नॉट ओनली बट आल्सो वाला एक सेंटेंस बनाइए। He was not only, yes sir, he was not only fined but also sent to prison. बहुत सही। अच्छा, कोई एज वेल एज से बना दो जी। रितु बनाओ एज वेल एज से। सर ही वाज, ओके रितु, he was fined as well as sent to prison. अच्छा चलो, बहुत सही। तो क्लियर है सभी को ना जी? एकदम बढ़िया। 16 पे आते हैं। 16 क्या बोल रहा है जी? यू मे गो टू थिएटर, ठीक है। और क्या है? रामा में गो टू थिएटर। ये क्या है? अब बताओ जी। क्यूमुलेटिव, सर क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव है? नहीं, सोच नहीं पा रहे हो आप लोग। सोचो You सोचो may और go सोचो। to the theater, Rama may go to the Alternative है sir. सर ऑल्टरनेटिव भी हो सकता, गो टू द थिएटर, नहीं सर, एडवर्सिटिव, cumulative ही होगा सर ना? क्यूमुलेटिव भी होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, क्यूमुलेटिव होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का सिचुएशन आया कि रवि वेंट होम, ऐसे ध्यान दो। इसका क्यूमुलेटिव का एक और तरीका है। जैसे मैंने कहा रवि वेंट होम, श्याम वेंट होम। तो बहुत आसान है। जैसे इसमें क्यूमुलेटिव में अक्सर क्या होता है ना, तो बाद वाला पार्ट होता है ना, प्रेडिकेट अक्सर कॉमन हो जाता है। या तो प्रेडिकेट कॉमन होगा, या अक्सर या तो प्रेडिकेट कॉमन होगा या सब्जेक्ट कॉमन होगा। मतलब कोई एक सेक्शन अक्सर कॉमन जब हो जाए ना, वहां समझ जाओ कि ये सीधे सीधे क्यूमुलेटिव होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे आप ध्यान दो, ये इसका बहुत अच्छा। जैसे यू मे गो टू थिएटर, तो मे गो टू थिएटर, यहाँ पे मे गो टू थिएटर, यानी दोनों की बात हो रही है। तुम थिएटर जा सकते हो, रामा थिएटर जा सकता है, राम थिएटर, यानी तुम दोनों जा सकते हो, यू एंड राम, ठीक है। गो टू द थिएटर, मे गो टू द थिएटर, ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, अगर कोई तर्क करे तो कहे सर अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं भैया, या तो तुम जा सकते हो या रामा जा सकता है, राम जा सकता है, लेकिन ऐसा क्लियरली बोला नहीं गया है। इसलिए सेफ जोन में आप क्यूमुलेटिव में रहो, ठीक है। आगे आइए 17 में। ब्रूस वाज lying on the bed, ठीक है। फिर he looked up the roof, तीन आ गया जी। he saw a spider, इलेटिव, सर क्यूमुलेटिव, Cumulative है sir. Cumulative. क्यूमुलेटिव है तो कोई बना के बताएगा, कोमल बनाइए। सर
lying on his bed, Bruce looked up to the roof and saw a spider. तो कुछ इसमें था ही नहीं, आसान था। ठीक है, देखो जब इस तरह के 3 सेंटेंस आते हैं ना, तो कोशिश क्या करिए कि एक सेंटेंस को आप ना पार्टिसिपल बना लें। तो जैसे ध्यान दीजिए, क्योंकि इन सबका ना जब भी 3 सेंटेंस, देखो मैं डीपर लेवल पे बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान दीजिए। जब भी 3 सेंटेंस आएंगे या 4 सेंटेंस आएंगे, आप अक्सर ध्यान दोगे तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमन होगा। तीनों जगह कॉमन है। पहली जगह ब्रूस आया, फिर ब्रूस के लिए ही क्या आया है, ही आया है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ही, ये इसी के लिए बात हो रही है, तो आप इस वाले को यहाँ ले आओ और इसको आपने लाइन अंदर एड करके यहाँ पे ब्रूस कर दिया सब्जेक्ट को, फिर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे आइए जी। I cried outsidely, I beat my head and breast, I threw myself down on the ground. ये भी आसान है, कर लेंगे। बताइए जी क्या है, कौन? सर क्यूमुलेटिव सर से हो जाएगा। क्यूमुलेटिव, क्योंकि एक के बाद एक दूसरी घटनाएं लगातार घट रही हैं। ठीक है, जैसे एक, देखो एक एक चीज जब 1 by 1 एक एक स्टेप में चीजें होंगी तो ये क्यूमुलेटिव में जाएगा। तो आई क्राइड आउटसाइडली एंड, फिर क्या होगा, तो उसी तरह एंड लगा के आप ऐड करते जाइए। ठीक है, तो एंड, देखो एक बात ध्यान दो, जब एक के बाद कई घटनाएं सीक्वेंस में होती हैं तो आप क्या सब में एंड लगाओगे? नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, हर घटना के बीच में कॉमा लगाओगे और सबसे लास्ट वाली जो इंसिडेंट होगी उसके पहले एंड लगाओगे। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन के रूल में आपने पढ़ लिया। जब कॉमा आप लगा रहे थे तो आप क्या करते हैं, जब कई चीजें रहती तो पहले कॉमा लगाते हैं और जो सेकंड लास्ट वाली चीज होती है, सेकंड लास्ट और लास्ट के बीच में कॉमा लगाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या एंड लगाते हैं, सॉरी, सेकंड लास्ट एंड लास्ट के बीच में एंड लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी, आई क्राउड आउटसाइडली, फिर कॉमा, फिर क्या होगा, बीट माय हेड एंड ब्रेस्ट, फिर क्या होगा, एंड, threw myself ठीक है, बहुत सही and threw myself down on the ground. है नीचे। तो एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है जी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा सर। अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये बताओ। yes sir मेरा ये प्रयास था कि आप लोगों से बात पहले कम करके कैसे ज्यादा पढ़ लिया जाए, फिर काम कुछ हो जाए, तो इसीलिए मैं तेजी से शुरू में किया। अब देखो हम लोग खूब अच्छा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप सभी को अलविदा बोलते हैं आज के लिए। चलो पहले देख लो, अब और देखते हैं जी। ये हमने कर लिया। 19 आ जाओ, 19 में क्या होगा? सर ऑल्टरनेटिव, Alternative. सर You may इधर और play का यूज hockey. होगा। हाँ, यू में प्ले हॉकी, यू में प्ले फुटबॉल, यू मस्ट डू आइदर ऑफ द टू। यहाँ देखो जब इस अगर तरह you का may भी play सेंटेंस है, लेकिन देखो ये जो अंतिम वाला सेंटेंस है ना, इस वाले ने क्लियर कर दिया कि ये चाहता क्या, अल्टरनेटिव चाहता है। तो अब इस सेंटेंस का ज्यादा कुछ यूज भी नहीं है, बस इसने एक संकेत दिया कि आप अल्टरनेटिव का यूज करो। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा जी, बनाओ। सर यू Sir, you may मस्ट play ईदर hockey प्ले or हॉकी football. और फुटबॉल। You may play hockey or football. नहीं सर, यू मस्ट प्ले हॉकी, यू मस्ट ईदर प्ले हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, ये कर सकते हैं, Must और का भी प्रयोग कर सकते हैं, और का प्रयोग करिए सिर्फ, तो भी हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, यू मस्ट प्ले हॉकी और फुटबॉल। यस, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 20 नंबर पे। यू मे बिलोंग, Excuse me, sir. सर ये भी may be ऑल्टरनेटिव है। wrong yes it may be wrong Excuse me, sir. Sentence 19 में why we use must in place of may. ये एक्चुअली ना, ये ध्यान दीजिए, ये जो 2 सेंटेंस दिया हुआ, ध्यान दो, पहले तो इसने ऑप्शन दिया है कि आप क्या करो जी, यू में प्ले हॉकी, यू में प्ले फुटबॉल। इसने ऑप्शन दिया कि आप हॉकी खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद जो अंतिम वाला सेंटेंस है ना, यहाँ पे इसने कंडीशन कर दिया है। कंडीशन क्या किया है कि ठीक है, आप हॉकी या फुटबॉल में से एक खेल सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि आपको दोनों में से एक चुनना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मस्ट जब इसने बोल दिया ना, तो अब मस्ट की वजह से, यहाँ बताने की वजह से आपने मस्ट लगाया है। ठीक है, तो अब आपको इसीलिए ये जो यहाँ पे मस्ट कंडीशन कर दिया, इस वजह से आपने मस्ट लगाया है। ठीक है, बस और कोई रीजन नहीं है। तो ये यही वजह से आपने सेंटेंस क्या बनाया जी, 19 नंबर आपका बन जाएगा, यू मस्ट प्ले हॉकी और फुटबॉल।
ठीक है, तो ये मस्ट भी, यही रीजन है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं सिर्फ रहता तो वो कंडीशन में क्या है कि आप हो सकता है दोनों ना खेलो, आप अपना मन करे तो, लेकिन जब मस्ट हो गया तो थोड़ी मजबूरी हो गई कि आपको दो में से एक खेलना ही, और उस कंडीशन के लिए मस्ट का प्रयोग किया गया, बस। और यहाँ ध्यान दें, यू मे बी रॉन्ग, राशिद मे बी रॉन्ग, यू कैन नॉट बोथ बी राइट। You cannot be. Sir, either you or Either Rashid may be or. wrong. Yes. Either you or Rashid may be wrong. इधर यू और राशिद, ठीक है, यू कैन नॉट बोथ बी राइट, ठीक है, तो एंड लगाएंगे सर यहाँ पे, या तो तुम गलत And you होगे, नहीं cannot. एंड नहीं लगेगा, इधर आर ही लगेगा, या तो तुम गलत होगे या राशिद गलत होगा, ठीक है, दो में से एक कंडीशन है, लेकिन दोनों राइट नहीं हो सकते, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो ठीक है भाई, दो में से एक गलत है, तो इधर यू, ठीक है, इधर राशिद, ठीक है, सही है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान दो कि मतलब ये अच्छे अच्छे सेंटेंस आ रहे हैं, आप एक को गायब कर सकते हो और उसके हिसाब से आप जो पहले के दो सेंटेंस को फ्रेम करोगे। अब आगे ध्यान दो, ये वाला लास्ट वाला, ये करेंगे, 21 करेंगे और 23 करेंगे, बस इसके बाद बाकी जो 3-4 बच रहे हैं वो घर से करना है। तो चलो 21 और 23 पे फोकस करते हैं। चलो, I got up, I looked about everywhere, I could not perceive my companion। बताओ जी इसमें क्या? He is equal to. Sir, सर इसमें इसमें क्यूमुलेटिव एंड Cumulative है। adversative. यूज होंगे। आई गोट अप, देखो, जब Where, 3 but I- सेंटेंस है ना, 3 सेंटेंस में दो दो भी हो सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि कौन से दो में कौन से कंजंक्शन लगेंगे, फिर और क्या लगेंगे। तो अगर आप ध्यान दो, तो आई गॉट अप, आई लुक्ड अबाउट एवरीवेयर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे तो क्युमुलेटिव हो गया, आई गॉट अप एंड लुक्ड अबाउट एवरीवेयर। समझ में आ रहा है इतनी बातचीत? तो ये दो Yes, जो हैं एक के बाद एक क्विक एक्शन हो रहे हैं। उसके बाद आई कुड नॉट परसीव माई कंपेनियन। अब ध्यान, मैं जब उठा, मैंने चारों तरफ देखा, तो अब कंडीशन क्या है, मैं परसीव नहीं कर सका अपने कंपेनियन को, मतलब अपने कंपेनियन को सर्च न कर सका, देख न सका, समझ न पाया। तो ये अब क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपोजिट आइडिया है। तो जब अपोजिट आइडिया आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एडवर्सेटिव। तो अब यहाँ पे आप बट का प्रयोग करें, ठीक है, तो ठीक है, तो ये यहाँ पे अब आपने देखा ना कि आपको क्युमुलेटिव भी मिल गया और एडवर्सेटिव भी मिल गया, तो ये अच्छा एग्जांपल है, दो कंजंक्शन इसमें आ गए। क्लियर? अब आ जाइए 23। ये 21 वाला सबको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले मेरे को? yes सर, यस सर। यानी पहले दो सेंटेंस को आपने क्युमुलेटिव कंजंक्शन की हेल्प किया और बाद वाले को एडवर्सेटिव से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। आगे ध्यान दो, 23 आ जाइए। A is equal to B, B is equal to C and A is equal to C। ये क्या है बताओ जी, इसमें क्या करें? सर And A से जुड़ is जाएगा Cumulative है। इसमें क्यूमुलेटिव लगेगा और रिलेटिव लगेगा। बिल्कुल, बहुत सही। therefore तो ये A is क्या, equal to हाँ C। बिल्कुल, देखो ध्यान दो, आप अगर मैथ पढ़ते हुए तो ऐसे हो गया, A इज, देखो A इज इक्वल टू B, सर मैथ्स है। B इज इक्वल टू C, और इस तरह से क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर A इज A is इक्वल equal to C. इलेक्ट्रिक से तो मैथ हो गया। तो ये दोनों तो क्विक सक्सेशन में एक्शन हो रहा है ना, तो एंड हो गया, और फिर उसके बाद लास्ट में देयरफॉर हो जाएगा, तो रिलेटिव हो जाएगा। तो आप अब देख रहे हैं ना किस तरह, जब एक क्युमुलेटिव फिर उसके बाद रिलेटिव, फिर आपने दो क्युमुलेटिव पर देखा और फिर उसके बाद आपने एडवर्सिटी देखा, तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। इसका जो सेंटेंस sir. बनेगा, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू C, ये हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि सभी को समझ में पूरी बातें आई होंगी, और उसके बाद बस 1 मिनट का समय आप लोग दीजिए, कुछ बातें करते हैं। 1 सेकंड स्टॉप।